अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। टॉप सिटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाक फौज की जानिब से इंक्वायरी अमल में लाई जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक मजीद बरान जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक बार खिलाफ वर्जी भी इंक्वायरी में साबित हुई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में उनको फौजी तहवील में भी ले लिया गया है। इससे कबल टॉप सिटी के मालिक ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए थे। टॉप सिटी के मालिक का कहना था कि फैज़ हमीद ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनके घर पर गैर कानूनी छापा मारकर करोड़ों रुपए की मालियत की चोरी भी करवाई। इसके अलावा टॉप सिटी पर कब्जा जमाने के लिए भी फैज़ हमीद की जानिब से उन पर दबाव डाला गया था। ये एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज के दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ताकतवर जो है वो जनरल थे और ज़ाहिर ISI के सरबराह भी थे। जी, ये बहुत अहम स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, एक बहुत ही बड़ी खबर, साबिक DGI आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और उनको तहवील में भी ले लिया गया है। सबसे पहले सर, आपका इनिशियल रिएक्शन कैसे देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ये रवायत रही है, सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, ठीक है ना जी, वो रैंक नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आपका जुर्म क्या है या आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे क्या करनी है कानून के, आर्मी एक्ट के मुताबिक। तो ये तो कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो टॉप सिटी केस में अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो इंक्वायरी करें। तब इंक्वायरी में अगर वो आ गया है कि जब कुछ सबूत सामने आ गए हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो यही होता है, चाहे आप जो भी आपका रैंक हो, कि फिर आपको कोर्ट मार्शल होगा, और खासकर अगर आप सीनियर आदमी हैं। सर, लेकिन बात खाली रैंक की नहीं है ना, DG रहे ISI के, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोस्टिंग इस लेवल के ऊपर। सर, इससे पहले कोई प्रेसिडेंट, कोई एग्जांपल है हमारे पास? देखिए, हाँ, आपकी बात तो कुछ क्वेश्चन मैं भी सोच रहा था। मुझे देखिए, दो केसेस मुझे याद है। एक, अगर आपको याद हो, 12 अक्टूबर 1999 को जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, तो बेशक उनको प्रमोट तो कर दिया था अपना नवाज शरीफ साहब ने, लेफ्टिनेंट जियाउद्दीन जो उस वक्त DGI थे, लेकिन भारत जीत के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर टेक ओवर हो गया, काउंटर हुआ जनरल मुशर्रफ का। तो फिर उन्होंने जियाउद्दीन को कस्टडी में लिया और काफी अर्सा वो फौज की कस्टडी में रहे, और बाद में एंड रिजल्ट हुआ तो उनका रैंक भी चला गया और वो फौज से उनको मेरा ख्याल शायद डिसमिस कर दिया, उनके जितने बेनिफिट्स, सर्विस बेनिफिट, पेंशन सब विड्रॉ कर लेगी। एक ये मुझे केस याद है। या फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी है, जो कि साबिक DGI, जिन्होंने एक वो किताब लिखी थी इंडियन रॉ चीफ के साथ मिलके, तो उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। तो उस पर भी वो मेरा ख्याल GHQ के साथ अटैच रहते, काफी अर्सा इंक्वायरी चलती रही, लेकिन उनको ECL से भी डाल दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मेरा ख्याल बाद में वो मामला जो है वो उनका रफा दफा हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इसलिए करूँ कि कोर्ट मार्शल शायद उस तरह नहीं हुआ था, यहाँ तो सर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। इसको सर कैसे देख रहे हैं? आपकी बात सही है जी। DGI का कोर्ट मार्शल होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक यूनिक है एक केस जो ये होने जा रहा है। और लेकिन एक मैं बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद को पूरा चांस होगा कि डिफेंड हिमसेल्फ। फौज का कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आपसे एक्चुअली ये पता करना चाह रही थी कि थोड़ा सा ये प्रोसीजर के ऊपर भी बताइए कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, ओपन ट्रायल होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, उनको राइट टू काउंसिल मिलता है, नहीं मिलता, किस तरह से ये चीजें चलती हैं? देखिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि वो पब्लिक हियरिंग होगी जिसमें 10 मीडिया के जर्नलिस्ट बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये कोई एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो नहीं है, या ये कोई सिविल जज का कोर्ट तो नहीं है, ठीक है ना जी। ये एक जाहिर बात है, मिलिट्री कस्टडी में होगा तो मिलिट्री इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे ये कोर्ट मार्शल होगा। जो प्रेसिडेंट होगा वो भी मेरा ख्याल है कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर तो जरूर होगा, उसके साथ और सीनियर अफसर होंगे, और उसके बाद बाकायदा इनको डिफेंस लॉयर ये हायर कर सकेंगे। हो सकता है वो मेरा ख्याल है सिविलियन डिफेंस लॉयर की भी इजाजत है। और वहाँ पे जो बातचीत होगी वो ये तो नहीं है कि उसकी हर खबर आएगी वो अखबार में, लेकिन भारत प्रोसीडिंग होगी वेरी ट्रांसपेरेंट, और जो भी फैसला होगा इट विल देन गो टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर अप्रूवल।
और आपको ये भी मालूम है कि बीच में जो आर्मी की जो लॉ डायरेक्टरेट है, जिसको माजी में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहा जाता था, तो वो बिल्कुल इस केस को फील्ड कोर्ट मार्शल को जनरल कोर्ट मार्शल में की प्रोसीडिंग्स में, उसकी तैयारी में, उसकी एडवाइस में, जाहिर बात है बिल्कुल वो लोग भी शामिल होंगे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान आर्मी में। तो वो उस लिहाज से ये बिल्कुल इसमें कोई सियासत होनी नहीं है। ये केस ऑफ ये बात तो बिल्कुल आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई बात लगी हो, कोई सियासी केस हो या अदरवाइज, तो डे टू डे जो प्रोसीजर है वो तो जाहिर है पब्लिक उस तरह नहीं होगा। लेकिन कितनी हद तक तवक्को रखी जाए कि ट्रायल क्या हुआ था या किस बुनियाद के ऊपर फैसला आया वो पब्लिक किया जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन है वो तो आई थिंक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पब्लिक होगा। देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। माजी में भी कोई इससे बड़े खौफनाक केसेस हुए हैं जिसमें आर्मी के मेजर जनरल को ट्राई किया गया अपना ये बगावत के लिए, उनके ऊपर अटैक स्पिरिट केस, क्लास स्पिरिट केस, और फिर वो उनका फिर बाद में खबर भी आती है। तो इन बिटवीन मेरा ख्याल हो सकता है कोई छोटी मोटी खबर भी आती रहे। आई डू नॉट नो अबाउट दैट। लेकिन एक बात है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर रोज वहां पे तो आपको खबर है कि आज इन्होंने ये कहा, तो किसी ने ये कहा, तो डिफेंस लॉयर ने ये बोला, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा। मेरा ख्याल उस तरह नहीं होगा, बिल्कुल उस तरह नहीं होगा। आई वी अंडरस्टैंड दैट। अच्छा से राना सनाउल्लाह साहब अभी एक जगह पे बात कर रहे थे इस इशू के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि तहवील में अगर ले लिया है तो इस बात का मतलब ये है कि जो कोई भी उन पर चार्जेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो साबित हुआ है, वरना इतने सीनियर अफसर हैं, इस तरीके से तहवील में ना लिया जाता। ये सही उनका अंदाजा है, आप भी इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं राना सनाउल्लाह से इस चीज में इत्तेफाक करता हूँ कि एक सीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी एक साबिक DGI जब तक कोई चीज वाज़ेह इंक्वायरी में सामने ना आई हो, साबित ना हुई हो कि हाँ वाकई इनसे कोई गलतियां हुई हैं विच मेरिट कोर्ट मार्शल, जो कि बहुत ही संगीन किस्म की चीज होती है जिसमें इनको सारी उम्र के लिए वो इनका रैंक लिया जा सकता है, इनके पेंशन बड़े बेनिफिट सब कुछ विड्रॉ किए जा सकते हैं। वो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। अगर वो चीज साबित हो जाए तो अगर कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं, और ISPR की प्रेस रिलीज जो मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पे, उसमें ये लिखा भी होगा कि इंक्वायरी में कुछ चीजें सामने आई है डेफिनेट, जिसकी वजह से फिर ये फील्ड कोर्ट मार्शल की तरफ। व्हाट इज योर असेसमेंट कि क्या सामने, एक तो टॉप सिटी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था और वहां से भी ये कहा गया था कि इदारा इस इशू को खुद इंटरनली देखे, एक तो वो वाला मामला है, साथ में फिर ये भी कहा गया कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन के। कुछ आपकी असेसमेंट इस पर मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर क्या है? हाँ, देखिए, एक बात तो है कि जनरल फैज हमीद के दौर में ये तो हमेशा हमने सुना था, और माजी के DGI के मुकाबले में हमने देखा था कि ही वॉज वेरी पावरफुल DGI, और बहुत उनका असर खूब था। इमरान खान जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और ये एक किस्म का बहुत कुछ मामलात में इन्वॉल्व थे जो कि इनको नहीं होना चाहिए था। मतलब देखें ना, इस हद तक बात की जाती है कि जनाब वो बनी गाला में एक वो होता था कोई ऐसे प्रोफेसर, उसको प्लांट किया गया था, बड़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की गई थी जो कि आम हालात में की भी जाती हैं, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें जो कि नॉर्मल हमारे इदारे नहीं करते हैं, और जो इनके दौर में खास में शुरू हुआ, तो फिर आपको पता तालिबान के साथ इनकी मुलाकात, वो जो पीस टॉक्स होती थी, उसमें भी ये लोग थे बहुत भरपूर तरीके से अफगानिस्तान भी जाते। तो ही वाज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में, इन पॉलिटिकल मामलात में, और ये आगे पीछे फिर ये भी कहा जाता था कि जनाब जो PMLN के लोग हैं जिनके खिलाफ बड़े केसेस बने थे नैब में, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग, ठीक है ना जी, जिसमें एक वो ड्रग वाला केस की था खास कर राना सनाउल्लाह था, वो भी कहते हैं कि जी इन्हीं के दौर में हुआ था, और जो कुछ इनके दौर में हुआ तो जाहिर बात है हर चीज में इनकी अप्रूवल ही होगी, तभी तो केसेस बने होंगे। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये वेरी पावरफुल पर्सन। अब अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया है तो वो है तो गलत ना, क्योंकि सारी बदनामी फिर फौज के ऊपर आती है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा और दुरुस्त कहा कि बहुत एक पावरफुल DGI, इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार, ये बड़े एक्टिव भी रहे बहुत सारे मामलात के अंदर, शायद कुछ ऐसे मामलात के अंदर भी जिन पर उस वक्त भी तनकीद होती थी कि इनका एक्टिव होना या इनका किरदार नहीं बनता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज के दिन की एक बहुत बड़ी खबर है। DGI के लेवल के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ होना और फिर तहवील में भी ले लिया जाना एक साबिक सीनियर अफसर को। तो देखते हैं कि ये स्टोरी, ये मामला कहाँ तक जाता है। जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि शायद डे टू डे बेसिस के ऊपर इस पर अपडेट ना आए, लेकिन फिर भी अब बहुत सी नजरें इस मामले के ऊपर होंगी कि यहाँ से क्या खबर आती है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स को हासिल करने की जंग में हम देख रहे थे कि वो लड़ रही थी उस जंग को, साथ ही साथ अब जो कुछ दूसरी सीट्स हैं जहां पे ग्रीवेंसेस थी, रिजर्वेशंस थी, उनके लिए भी कुछ फैसले आना शुरू हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन का वो फैसला, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो आज़ाद अरकान हैं वो 3 हल्के ऐसे हैं उनके ऊपर वो नशिस्तें उनकी नहीं बनती बल्कि वो नशिस्तें नून लीग को वापस दे दी गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसी फैसले को इंडोर्स किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 नशिस्तों का कौमी असेंबली की उस फैसले के नतीजे में अब नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या वे फॉरवर्ड है, कोई लीगल रेमेडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि नहीं है? ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो फिर जो बाकी ग्रीवेंसेस हैं मुल्क भर में उनको लेकर जो है उस पर क्या इंपैक्ट होगा, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, थोड़ा सा मैं तैमूर मलिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। आज ये 3 रुकनी बेंच का फैसला 3 जो कौमी असेंबली के हल्के हैं उनके हवाले से यानी 154, 81 और 79। अभी मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले कि गौहर साहब जो है वो बात कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर, और वो खासा ज़ाहिर है इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ऑलरेडी हमारी जो अपील है या दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन के पास इन हल्कों को लेकर पेंडिंग है, तो ये डिसीजन कैसे आ सकता है? थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर अब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आप लोगों के पास पहले तो लीगल एवेन्यूज अब क्या हैं इसे परस्यू करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसके आपके 2 नजर हैं। एक इन द ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनके ऊपर आज फैसला आया है, और फिर ये कि 70 से ज्यादा जो कौमी असेंबली के हलकों में जहां हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुझ समेत जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के आगे पिटीशन दायर की हुई हैं, और उनमें ज्यादातर में हमारी डिमांड रिकाउंट की ही है। तो अब जो इन्होंने आज जो फैसला दिया है वो अजीब है, इस लिहाज से अजीब है कि जी देखें, मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, मैं पहले रिटर्निंग ऑफिसर के सामने गया कि सिर्फ 104 का फॉर्म 47 पे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फर्क है, आप रिकाउंट की इजाजत दें। उन्होंने डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। हम इलेक्शन कमीशन चले गए, 2 महीने वो एप्लीकेशन बस ऐसे ही चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि जी आप तो ट्रिब्यूनल बन गए, अब आप ट्रिब्यूनल जाएं। यानी कि एक बेसिक लीगल राइट जो कानूनी हक हमारा था कि एक परसेंटेज से कम, एक वोटों की तादाद से कम अगर आपके वोटों का फर्क है तो अकाउंट है वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, ना आरओ से, ना इलेक्शन कमीशन से, ना हाई कोर्ट से। अब फिर जो है अब हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला, अब इस तरह में नून लीग के उम्मीदवार की पिटीशन है वो सुप्रीम तक पहुंची, तो अभी और उनके ऊपर उन्होंने कह दिया कि दोबारा रिकॉर्ड कर लें। तो फिर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या करें? या तो हमारे सारे मामलात भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले ले। अब मेरी दरखास्त होगी चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हमें भी मुकम्मल इंसाफ दे दें। मेरा जो 13,012 वोट रिजेक्ट करके 104 वोटों का जाली फर्क रखा गया, फॉर्म 48 पे क्लैरिकल मिस्टेक्स करके उनको नोटिफाई किया गया, गिलानी साहब जो फिर छोड़ के सेनेट में चले गए, तो मुझे और मेरे साथ जितने हमारे 73 से ज्यादा MNAs जो हैं हकीकी MNA, आप उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लें, सारे कागजात ओरिजिनल फॉर्म 45 के साथ, आरओ से भी, इलेक्शन कमीशन से भी डिटेल्स मंगा लें और अपनी कस्टडी में इनको रिकाउंट करा के दिखा दें, पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया था। तो अब सिर्फ नून लीग की हद तक जो उनकी पिटीशन गई थी वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई, लग भी गई, और उसमें रिकाउंट मिल गया। और हमारी जो ज्यादा तादाद में, मैं फिर कह रहा हूँ 70 से ज्यादा पिटीशन लेके वैसे आप लोग भी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट तैमूर, क्योंकि देखें ना ये मसाइल जो जिन नशिस्तों का आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, उसका कानूनी तरीका ये है जी, अलमिया ये है कि हमारी पे तो पेशी आ रही है। हमारा तो कोई वो फैसला देंगे तो उसकी अपील में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वैसे हम सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत, या इनको कहते हैं कि सुमोटो कर लें, इलेक्शन के ऊपर जितनी पिटीशन दाखिल की हैं। चलें, मैं लेट मी कम बैक टू यू, लेकिन वही बात है कि आपके जो मुखालफीन है वो ये कह रहे हैं कि आपको तो रिलीफ पे रिलीफ मिलता चला जा रहा है, आप कह रहे हैं आपको तारीख पे तारीख मिल रही है। मैं आती हूँ आपकी जानिब। राना एहसान साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर इस डिसीजन को? इलेक्शन कमीशन का मामला ट्राइब्यूनल्स के अंदर पेंडिंग है, ECB ने एक डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस डिसीजन के साथ खड़ा हो गया। अब क्योंकि ये आपके फेवर में आया है तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, आप इसका खैर मकदम करेंगे। अभी एक हाल में ही एक फैसला आया है जिसके डाइसेंटिंग नोट को आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी। आपने कहा कि डाइसेंटिंग नोट लगा उसके अंदर, रिजर्व सीट्स वाले केस के अंदर, इसमें भी सर एक डाइसेंटिंग नोट लगा है, किसको इंपॉर्टेंस देंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह कि आपने किसी भी जजमेंट को आइन और कानून के मुताबिक देखना है। अब ये जो फैसला आज आया है ये किस वजह से आया है? एक तो
इन्होंने रीकाउंटिंग की जो पिटिशन फाइल की वो फरवरी 9 या 10 को की, तो इसका मतलब है कि उन्होंने विद इन द टाइम फ्रेम उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो रीकाउंटिंग की जमा कराई। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एम्पावर्ड है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि वो रीकाउंटिंग करे। उसने उस एक्ट के तहत रिकाउंटिंग की, और जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसने इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट जो सब क्लॉज 5 है सेक्शन 95 का लॉ का, जिसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर एम्पावर्ड है रिकाउंटिंग के लिए। हाँ। तो ये जो उन्होंने एक चीज इग्नोर की, ये पहले ही नहीं होनी चाहिए थी। और इलेक्शन कमीशन एक आजाद अदारा है जो नहीं, अच्छा एक से आपको इंटरप्ट करूं राणा साहब, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि रिकाउंटिंग तब तक हो सकती है जब तक ईसीपी की तरफ से नोटिफिकेशन ना हो गया हो। नोटिफिकेशन होने के बाद ईसीपी के पास रिकाउंटिंग के लिए जाने का या ईसीपी का रिकाउंट कर लेने का जवाब खत्म हो जाता है, फिर ट्राइब्यूनल्स के पास ही जाना होता है अगला स्टेप। इन्होंने उस टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने फाइल किया जो 8, 9 और 10 फरवरी के दरमियान में किया, तब मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और इन्होंने रिकाउंटिंग की दरखास्त दी। और उस वक्त अच्छा नहीं सर, अब मेरे पास जो डेट्स हैं वो ये कि 20 फरवरी को ट्राइब्यूनल्स बन चुके थे और 11 मार्च को जो दरखास्त गई है ईसीपी में उसको एंटरटेन किया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला जो है वो दिया गया। नहीं, रिकाउंट की दरखास्तें जो हैं वो 9 और 10 फरवरी को जमा हो चुकी थी, ये रिकॉर्ड की बात है, और ये विद इन द टाइम फ्रेम था तो वो रिकाउंटिंग की जा सकती थी और ये उसके मुताबिक हुआ। यही तो फैसला बेस हुआ है ना। नहीं सर, 9 फरवरी को जो दरखास्त गई थी उसके ऊपर रिकाउंट हो गया था और कंसोलिडेटेड डिसीजन भी उसके ऊपर आके नोटिफिकेशन हो गया था उसकी बुनियाद के ऊपर। ये दोबारा गए हैं रिकाउंट के लिए, जो इस वक्त कंफ्यूजन है वो यही है। 11 मार्च को फिर दोबारा रिकाउंट के लिए एप्लीकेशन की है ईसीपी के पास। जी जी देखें, ये मेरे नज़दीक तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिस के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो फैसला रद्द किया है कि उन्होंने जो सब क्लॉज 5 है सेक्शन 95 का जो इजाज़त देता था रिकाउंटिंग की, उसको इग्नोर किया और ये रिकाउंटिंग जो है हो गई। होनी चाहिए थी, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को स्टेप इन नहीं करने की ज़रूरत थी। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कानून और आइन के मुताबिक अगर फैसला है तो सबको उससे एग्री करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई गैर आईनी मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल बता दें इसका, आपको नहीं लगता कि अब इसका फॉल आउट बहुत ज्यादा होगा? आपकी ग्रीवेंसेस जो है बहुत ज्यादा फिर सर उठाएंगी। जैसे अभी तैमूर मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन 3 हलकों की दरखास्त को ईसीबी फैसिलिटेट कर सकता है, फिर हमारे भी बाकी जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं उनको भी फैसिलिटेट करें। ये तो करना चाहिए। ये तो अपनी वो सुप्रीम कोर्ट से इनकी शिकायत है, ये जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने या कोर्ट्स जाने, इसमें हमारा गवर्नमेंट का तो लेना देना नहीं है सर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के अंदर कुछ कहती है वो उसको आप मानते भी तो नहीं है ना सर। रिजर्व सीट का फैसला आप लोगों ने उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया, उसके खिलाफ कानून साजी कर दी, माने तो आप नहीं फैसले को? नहीं, उसकी एक बेसिस है ना, हम किस वजह से नहीं माने। अगर आप आइन को रीराइट करते हैं, आइन की रूह के मुताबिक आप एक फैसला नहीं देते और उसके अंदर जिस तरह डिसेंटिंग नोट्स में उन्होंने एक लॉजिकल एक बात की कि आपने अगर इसको फैसले को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको जो है आर्टिकल 51, 106 और आर्टिकल 63 को जो है सस्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप आइन के कुछ आर्टिकल्स को सस्पेंड कर दें, कलादम करार करके आप एक फैसला सुनाएं। तो उसके अंदर बिल्कुल ये डिबेट बनती है कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है भी या नहीं है। और अगर वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? आई विल कम बैक टू यू विद दिस आल्सो। और आपने कहा कि रीराइट किया गया, डाइसेंटिंग नोट इस डिसीजन के अंदर भी है और वो डाइसेंटिंग नोट भी यही कह रहा है, तो फिर ये तो सवाल किया जा सकता है कि इलेक्शन एक्ट को रीराइट कर दिया गया। वो ये नहीं कह रहा, ये डिसेंटिंग नोट आइन को वो नहीं कह रहा कि कोई इग्नोर किया गया है। नहीं, मैं आइन की बात नहीं करी, लेकिन चलिए आई विल कम बैक टू यू। मैं जरा तैमूर को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तैमूर, वो कह रहे हैं जी आपके इट्स बिटवीन यू एंड द सुप्रीम कोर्ट, आप जाएं, आपको किसने रोका? एक तो ये बात, और दूसरी ये जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है इसके ऊपर भी बड़ी बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इग्नोर किया गया है इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है उसको, लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, तो फिर ये एक रॉन्ग था, उसको राइट तो करना था। बात है जी, अगर उन्होंने राइट किया लेकिन ये सिर्फ तरीके से चीजें हो रही हैं, मैं फिर कहूंगा कि
वोटों का फर्क है, जो कि एक काउंसलर के इलेक्शन में भी नहीं होता वैसे। सो उसके ऊपर मुझे 3 RO ने, फिर इलेक्शन कमीशन ने और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने कोई रिजेक्ट डिसमिस की है मेरी एप्लीकेशन रीकाउंट की, इसी कानून के तहत, जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जी कानूनी आईनी हक है अगर इतने हजार से कम या इतने 5% से कम फर्क हो वोटों की गिनती का, तो रिकाउंट होना चाहिए। और हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाके बैठे हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सबको नोटिस फरीकों को हुए हुए ज़्यादातर इलेक्शन पिटिशन में। उसके बाद पंजाब में तो कार्रवाई आगे चल ही नहीं रही है। इस्लामाबाद की जहाँ कार्रवाई चली थी, 3 हल्के खुले, आपने देखा कि स्पीड से चीजें चल रही थी, तो फिर वहाँ मामला वहाँ भी लटक गए। ये सरकार ये कह रहे हैं कि जी हमारा मामला है सिर्फ अदलिया के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब हर चीज का फिर हम इंतजार यही करें कि सुप्रीम कोर्ट जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ मामले को करे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये भी तो दरमियान में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जो खंदकें खोद सकते हैं वो खोद रहे हैं, क्योंकि ये पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर फैसले करते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी फैसले हैं ना, अदलिया ने तो नहीं किए। उसके बाद ये लॉ लेके आते हैं ताकि उनको चैलेंज किया जाए, इन्हें भी पता है कि वो काबिल कबूल नहीं होंगी बातें, रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट की, उसमें मामला तौल ले। उसके बाद ये इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट अब ले आए हैं, उसके अंदर भी ये तब्दीलियां चाहते हैं। तो फिर ये तो देखें, हुकूमत भी ये तो नहीं कर रही कि हुकूमत के जनाब जिस तरह जो कानून और आइन मौजूद था 8 फरवरी को, उसके तहत अदलिया जो है वो अब फैसले कर दे और जो बेहतर समझती है वो करे और इंतजामिया उन पे अमल करे। ये तो ये कर रहे हैं कि अदलिया जो भी कर रही है ये उसके बाद कानून साजी और तरह कर रहे हैं ताकि मामलात को कानूनी तौर पे खींचा जा सके। एंड आई आल्सो वांट टू चेंज द टॉपिक आल्सो। मुझे इस पे ब्रीफ एक कमेंट जरूर कर दें कि आपके पास कोई लीगल रेमेडी है अब ये जो 3 हल्कों का डिसीजन आ गया इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, रिव्यू की ऑप्शन मौजूद है जी। तो वो रिव्यू तो फाइल इसमें हो सकता है, वो उन पे उम्मीदवारों पे डिपेंड करता है, जाहिर है इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाला मामला है उसको लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह की जो कुछ गुफ्तगू है वो बहुत सबने देखी होगी चल रही है, उसके हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने कहा है कि चॉइस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई डिसीजन आ जाता है उस पर अमल दरामद की वो करना होता है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मंसूर अली शाह साहब की एक स्टेटमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह की, उसके हवाले से हमने कहा था हम बात करेंगे। राना साहब जरा इस पर क्विक कमेंट कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके ऊपर अमल दरामद करना किसी इंतजामिया के पास ऑप्शन नहीं है, वो करना होता है। देखिए बात ये सबसे पहले तो ये जो तकरीरों का मामला है और इस तरह स्टेटमेंट्स देना स्पीचेस के अंदर कि क्या होना चाहिए, ये तो जो है जो जजेस हैं, जो जस्टिसेस हैं, ऑनरेबल हैं और उनके फैसले बोलने चाहिए और वहाँ से जो है चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन देखें बड़ी सिंपल बात है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कानून और आइन के ताबे है, वो इट इज़ नॉट बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अगर उनका ऐसा फैसला आता है जो आइन को और कानून को तोड़ रहा है तो उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। और देखें बात यह है कि यहाँ पार्लियामेंट का स्टांस बड़ा क्लियर है। पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट्स की हैं वो कोई नई अमेंडमेंट्स नहीं पेश की गई, वो वही पुराना कानून है इलेक्शन एक्ट का, उसको रीइन्विगोरेट किया गया है या रीइंफोर्स किया गया है और हाईलाइट किया गया है बोल्ड के अंदर कि ये कानून पहले भी था और आज भी ये आइन और कानून ये है और उसके मुताबिक चीजें चलनी चाहिए। अब जब आप रीराइट करते हैं आइन को, जिस तरह 63A को की रीराइट इंटरप्रिटेशन में रीराइटिंग की गई, तो तब फिर मुल्क में पॉलिटिकल बहरान जो है वो बढ़ता है। हुकूमत गई आई गिरी, जो पंजाब का हाल हुआ उस वक्त और जो लॉस हुआ इस मुल्क को, कौम को। सर ये आप लोग एलिगेशन लगाते हैं और बड़ी संगीन एलिगेशन है, आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की आला अदलिया के 11 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है उन्होंने गैर आइनी कोई काम भी किया और आइन को रीराइट करने की कोशिश भी की है। देखें ये तो कोई इतनी कोई ऐसा इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, मैं तो बड़ी एक उनकी जो डिसीजन है उससे डिसएग्री कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस कि जो आइन के आर्टिकल जो जिस तरह मैंने हाईलाइट किया कि वो सस्पेंड होंगे तो ये इम्प्लीमेंट होगा और फिर ख़ास तौर पे जो अभी कानून साजी की गई है पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ी क्लियर है, उसमें क्लैरिटी है। तो मेरे ख्याल से जो आपकी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, उसकी जो कानून और आइन जो है वो सुप्रीम है और कोई भी ऐसा फैसला जो कानून और आइन को तोड़ा हो या कानून और आइन के बरक्स हो
तो फिर वो यहाँ आइन सुप्रीम है और कानून सुप्रीम है। चले मैं इस पर बात करती हूँ। वैसे तैमूर मलिक साहब, आपका जाहिर है लीगल बैकग्राउंड भी है सर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल कर सकता है, और खास तौर पे जब फैसला आ गया हो तो रिट्रोस्पेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि अप्लाई होगा, ताकि कोई कोर्ट का डिसीजन जो नियर उसमें आया हो, पास्ट में आया हो, आप उसको बिल्कुल खत्म ही कर दें उसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। देखें, इसमें दो बुनियादी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जिसपे तबसरा करना है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की तशरीह कर सकता है, और जो पार्लियामान है वो बालादस्त है और वो कानून साजी कर सकता है। लेकिन जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आइन की किसी शिक की तशरीह की हो तो उसको फिर पार्लियामान सादा कानून बना के, सादा अक्सरियत से एक सादा कानून बना के उसको ओवर रूल नहीं कर सकती या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक नहीं सकती उस कानूनी फैसले के। दूसरी चीज ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि एक आने वाले कानून का माजी की चीजों के ऊपर इतलाक नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है लॉ का, ये एक बड़ी दफा पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में इसको कालादम करार दिया गया है। तो ये दो बुनियादी चीजें। यहाँ पे आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की रिजर्व सीट से मुतल्लिक, और अगर हुकूमत ये चाहती है कि जी वो उस फैसले की अमल दरामद ना हो तो फिर, जो कि वैसे शायद मॉरली गलत होगा, लेकिन अगर करना है तो इनको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। आर्टिकल 51 के अंदर ही उसको ये कानूनी इस्लाहात ला के, आईनी इस्लाहात ला के उसको वाजे करें कि चीज़ क्या है, प्रोसीजर क्लियर करें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक जो आईनी शिक की तशरीह जो है उसको एक सादा कानून के तहत आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। तैमूर, थोड़ा सा इस पर जरूर कमेंट करें। इस वक्त जो भी सिचुएशन है, हम कोर्ट्स के साथ जो मामला आते हैं उसको देख लें, आपके मामला विज़-विज़ गवर्नमेंट देख लें, सारा कुछ समझ में आता है। पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत सर्टन नहीं है मुल्क के अंदर, भी अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। लेकिन बानी पीटीआई जब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो कोई इस तरह की अजीब सी बात कर देते हैं कि फिर उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त लावा तैयार है, एक तीली की जरूरत है, और रिजर्व सीट्स के ऊपर अगर डिसीजन ना आया तो वो लावा जो पका हुआ है मैं स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल दे दूंगा। तो सर इससे अब क्या मतलब है? और ये सवाल जो किया गया था उनसे वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। तो इज इट सेफ टू से कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह का जो कुछ वहां पर हुआ आप लोग वो इसको यहाँ रेप्लिकेट करना चाहते हैं? देखिए, मेरे सामने जो कुछ 1-2 तारीखों पहले जो अडियाला के अंदर उन्होंने बात की उस पर, और मौक़िफ़ जो मीडिया के लोगों के आगे रखा गया था, उसमें बात ये थी कि जी पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान के अंदर हम यही चाहते हैं कानून और आइन की बालादस्ती हो, और ये हुकूमत जो है ये खुद अपना बोझ नहीं उठा सकेगी, और उसकी बुनियादी कुछ बातें थी। और एक बात ये थी कि जी ये जो महंगाई का, बिजली के बिल्स का, IPPs के साथ इशू का, इकोनॉमिक सिचुएशन का, नई टैक्सेशन का जो बोझ है वो इनके इत्तेहादी खुद ही। उसका ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने खुद कह दिया कि जी फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। फिर ये तीसरी बात थी कि इलेक्शन पिटीशन जो हैं और रिजर्व सीट का मामला जो है, इस पे फाइनली तो जुडिशियल क्लैरिटी आ जाएगी। ये थोड़ा सा डिले कर लेंगे, लेकिन फिर बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है वो तो की हुई है। तो जब ये चीजें आ जाएंगी तो पार्लियामान में भी इनको बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, आप सिचुएशन को किस तरीके से बीइंग इन गवर्नमेंट देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है स्ट्रीट एजिटेशन हम लोग बुला सकते हैं, हम कॉल दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कुछ इश्यूज पे आपके साथ डिसएग्री कर रही है। MQM कह रही है गवर्नर को हिलाने का मामला हुआ तो हमारा कोई जवाब ही नहीं रहता हुकूमत में बैठने का। जमात इस्लामी अलग सड़कों पर थी, वो कह रहे हैं हम फिर आ जाएंगे जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए तो पॉलिटिकली जो मामला इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो बड़े ही मुश्किल नहीं दिखाई दे रहे सर? नहीं, देखिए MQM का जो मामला है हम उनके साथ राब्ते में हैं, और जाहिर सी बात है कोई ऐसा फैसला जो कोalition को हर्ट करता हो वह उसके ऊपर हम नज़रसानी ज़रूर करेंगे और मिल बैठ के मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ तो मुझे कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। जहाँ तक जमात इस्लामी की बात है, हमने उनको बिल्कुल सेटिस्फाई किया कि हुकूमत आप आते ना आते, हुकूमत तो पहले ही बिजली के मामले को, रिफॉर्म्स को लेके आगे बढ़ रही है, और हम IPPs को भी रिव्यू कर रहे हैं, हम चाइना की भी डेट रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और महंगाई पहले ही 11.1% पे आ गई है। बिजली के बिल बिल्कुल एक प्रॉब्लम है और उसके ऊपर काम जारी है। बाकी अगर हमारे पास गुंजाइश निकली तो ये भी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम जो सैलरीड क्लास है उसको भी रिलीफ देंगे, और हम देना
देना चाहते हैं, और ये तो टैक्स हम नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आप IMF के मुआहदे में हैं और दीगर मामलात हैं तो ये हमें करना पड़ा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इदारे का अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, जो पहले भी काम उसने किया था वो अब फिर काम कर रहा है और वो अपने मामलात को हल कर रहे हैं, लेकिन जो सिविलियन इंतजामिया है या इदारे हैं वो इन मामलात को नहीं देख पा रहे। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर तैमूर मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो सर। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।